हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इज मंच। इस सेक्शन में हम बात करेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वो पार्ट जिस ग्रिफिथ ने क्या कर दिया था, अधूरा छोड़ दिया था, उस पार्ट को कंटिन्यू किया किसने? एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी। ओस्टवाल एवरी, कॉलिन एम मैक्लॉयड और मैकलिन मैकार्टी, इन्होंने क्या किया? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, जिसको नाम दिया गया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये तीनों साइंटिस्ट ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो 1944 में किया। और ये एक और स्टेप आगे बढ़े हमने किस चीज़ के लिए कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है जिसकी ग्रिफिथ बात कर रहे थे। वो प्रोटीन है कि वो डीएनए है कि वो आरएनए है कि वो लिपिड है, क्योंकि बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके क्या है, बॉडी के अंदर है, सेल के अंदर है। तो उनमें से वो कौन सा चीज़ है जो आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जैसा कि ग्रिफिथ ने बोला था। तो एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी ने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट ऑन द सेम S3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया। S3 टाइप ऑफ एक्सट्रेन जो था उन्होंने लिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि S3 रिस्पॉन्सिबल है R2 के मॉडिफिकेशन की। तो S3 टाइप का बैक्टीरिया उन्होंने क्या किया, यूज किया। उस बैक्टीरिया को उन्होंने क्या कर दिया, लाइस कर दिया मीन्स उसको ब्रेक डाउन कर दिया, उसके वॉल तोड़ दिया, उसके सारी चीज़ें क्या कर दी, हटा दी, तोड़ दी। जिसकी वजह से उस ट्यूब के अंदर सारा जो टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर क्या था, सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, बाहर आ गया। देन उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। अलग अलग आरपीएम पे क्या किया उन्होंने, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जिसकी वजह से हर एक कंपोनेंट क्या हो गया, सेपरेट हो गया। हर एक कंपोनेंट क्या हो गया, सेपरेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट अपने मॉलिक्यूलर हिसाब, वेट के हिसाब से अलग सेपरेट हुआ, प्रोटीन अपने हिसाब से सेपरेट हुआ, डीएनए आरएनए लिपिड सब। तो सारे जो कंपोनेंट थे सेल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल के, वो उन्होंने सारे सेपरेट कर लिए, क्योंकि इनमें से कोई एक था जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ। अब उन्होंने क्या किया कि ये हर एक कंपोनेंट जो उन्होंने सेपरेटली निकाला था, उस हर कंपोनेंट को उन्होंने क्या किया, R2 स्ट्रेन के साथ ट्रीट कर दिया। तो सारे कंपोनेंट उन्होंने सेपरेट किया S3 के। फिर क्या, एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब लिया और हर सेपरेट टेस्ट ट्यूब के अंदर R टाइप स्ट्रेन रख दिया, और उसको उस पर्टिकुलर जो मटेरियल था उसके साथ उसको रिएक्ट करने दिया, उसको ट्रांसफॉर्म करने दिया। तो जैसे आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम के अंदर पहला दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट हमने यूज़ किया, दूसरे वाले में प्रोटीन यूज़ किया है, तीसरे टाइप में डीएनए, चौथे वाले ट्यूब के अंदर हमने आरएनए और लास्ट वाले में लिपिड। फिर हमने देखा सर्टेन ड्यूरेशन के बाद कि जो कार्बोहाइड्रेट वाला टेस्ट ट्यूब था उसमें S3 जो था वो फॉर्म नहीं हुआ, मतलब कि R2 क्या नहीं हुआ, मॉडिफाइड नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। सेम कंडीशन हमने प्रोटीन के साथ भी देखा कि R टाइप ही ऑब्टेंड हुआ, किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, S3 नहीं बना। जिसमें डीएनए हमने डाला था, हमने देखा कि उसके अंदर S टाइप क्या हो गया, R2 मॉडिफाइड हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, S टाइप के अंदर। तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आरएनए वाले केस में भी क्या हो गया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, तो R टाइप ही ऑब्टेंड हुआ। और लिपिड के अंदर भी ऐसा ही था, R टाइप ही ऑब्टेंड हुआ। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखते हुए ये लग रहा है कि डीएनए ही वो रिस्पॉन्सिबल था कि जिसने क्या किया, जो R2 था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया S3 में, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट ने नहीं किया। पर कुछ लोगों ने इनकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म की कि आपने सेपरेशन सही ठीक से नहीं किया हुआ है, आपके कंपोनेंट क्या हुए, सेपरेटली अलग से नहीं सेपरेट हुए होंगे, इस वजह से आपको सही रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया। पर अब जो सेकेंड पार्ट था वो थोड़ा सा मॉडिफाइड था, थोड़ा सा चेंज था। किस तरीके का चेंज था हम देखते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जो भी कंपोनेंट थे उस सारे कंपोनेंट का मिक्सचर इस्तेमाल करना चालू किया। तो मान लीजिए सारे कंपोनेंट मतलब प्रोटीन था, लिपिड था, डीएनए आरएनए, सब ये सारे का मिक्सचर इस्तेमाल किया। और इस मिक्सचर को एक पर्टिकुलर एंजाइम से ट्रीट करके उन्होंने आर स्ट्रैंड के साथ किया ट्रांसफॉर्म करने के लिए छोड़ दिया। क्या किया, सारे कंपोनेंट्स लिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, सारे कंपोनेंट का मिक्सचर एक साथ लिया, एक पर्टिकुलर एंजाइम से ट्रीट किया, और उसके बाद बाकी कंपोनेंट को क्या कर दिया, R2 के साथ छोड़ दिया, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखने के लिए। जैसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर देख रहे हो, सारे कंपोनेंट को हमने ट्रीट किया प्रोटीएज से, दूसरे वाले में हम देख रहे हैं डीएनए से, तीसरे वाले में आरएनए से, और लास्ट वाला जो है उसमें लाइपेज। अब प्रोटीएज जो है वो क्या है, प्रोटीन डिग्रेडिंग नेचर का होता है, तो प्रोटीन को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा। अगर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन होता तो प्रोटीन क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया है। और अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया तो आर
जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए। पर रिजल्टेंट हमें क्या मिला कि जिसमें हमने प्रोटीएज से ट्रीट किया और बाकी कंपोनेंट को हमने ट्रांसफॉर्म करने के लिए छोड़ दिया, वो ट्रांसफॉर्म हुआ और एस टाइप बन गया। सेकेंड केस में जब आपने डीएनएस किया तो डीएनएस क्या करेगा, डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा, और डीएनए अगर ब्रेक डाउन होगा और डीएनए अगर रिस्पॉन्सिबल होगा उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो अब वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और एग्जैक्टली सेम चीज़ हमें देखने को मिला कि जब आपने डीएनए से ट्रीट किया तो आर जो था वो नॉन ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि डीएनए डाइजेस्ट हो गया था और डीएनए ही वो रिस्पॉन्सिबल था। आरएनए के साथ जब हमने ट्रीट किया तो सेम एस टाइप ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि आरएनए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। और लाइपेज के साथ जब ट्रीट किया तो ट्रीट किया तब एस टाइप में फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेकेंड पार्ट को फिर से देखते हुए, फर्स्ट पार्ट को फिर से देखते हुए आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि डीएनए के प्रेजेंस में वो एस टाइप में कन्वर्ट हो रहा है और डीएनए के एब्सेंस में वो आर टाइप में ही रह जा रहा है। यानी कि डीएनए के प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और डीएनए के एब्सेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। इस चीज़ को क्लियरली देखते हुए, ठीक है, मैकलिन और मैकार्ड और मैकार्टी ने इन्होंने बोला कि जिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात ग्रिफिथ कर रहे थे वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और कुछ नहीं है, वो क्या है, डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इट इज़ क्लियरली शोड दैट डीएनए कंपोनेंट ऑफ हीट किल स्ट्रैंड ट्रांसफॉर्म लाइव R2 स्ट्रैंड इनटू लाइव S3 स्ट्रैंड। जैसे कि ग्रिफिथ ने बोला था कि डीएनए जो था वो क्या कर रहा था, S3 का डीनेचर हो गया था, पर जैसे ही उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला R के अंदर तो उसमें क्या हो गया, उसके साथ अटैच हो गया और उसने फंक्शन किया और S3 में कन्वर्ट हो गया। दस डीएनए फॉर्म्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और ये बात यहाँ पे कंफर्म हुई कि जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसकी ग्रिफिथ बात कर रहे थे वो और कुछ नहीं, डीएनए है। पर इट इज़ नॉट द फाइनल प्रूफ। एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे देखा जाए तो जो सबसे फाइनल जो प्रूफ था वो था ट्रांसडक्शन, जिससे 100% कन्फर्म या सबसे बोल सकते हो ट्रस्टफुल या जो भी था प्रोसेस, वो ट्रांसडक्शन था। के बेसिस पे ये कंफर्म हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि बायोकेमिकल एस्टिमेशन का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, पर जो सबसे इम्पोर्टेंटली जिसकी वजह से कंफर्मेशन हुआ वो था ट्रांसडक्शन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक शेयर इट।